नमस्ते। नाम है हमारा समृत राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटी नॉन स्टॉप। तो कल के जो वीडियो में हमने आपको बताया था, पिछले वाले वीडियो में वो बताया था संविधान सभा। तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, कितने सदस्य थे, क्या क्या बनकर तैयार हुआ और क्या क्या कैसे हुआ, वो सारी जिक्र हमने पुराने वीडियो में की थी। आज जो हम आपको चर्चा करने वाले हैं वो हैं आपकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की सबसे बड़ी बात तो यही आपको बताएंगे कि प्रस्तावना के दो शब्द होते हैं, नंबर 1 प्रस्तावना और नंबर 2 उद्देशिका। तो सवाल ये होता है कि प्रस्तावना क्यों कहा और उद्देशिका क्यों कहा। प्रस्तावना कोई चीज़ लिखी जाती है तो उससे पहले प्रस्तावना आप जानते हैं इंट्रो होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर प्रस्तावना हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग था, नहीं है, क्योंकि 1960 वाले में हमने आपको अलग बताएंगे, 1973 दोनों की चर्चा हम बताएंगे, क्योंकि था और है में फ़र्क है। कैसे है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, तो इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं संविधान की तरफ। तो संविधान में ये कहा है कि भारतीय संविधान के मूल आदर्श जिनको प्रस्तावना के माध्यम से पेश किया गया है, सारे आदर्शों को समाहित किया गया है, और ये समाहित करने और जनता तक पहुंचाने या दिखाने का जो माध्यम है वो प्रस्तावना है। यानी पूरा संविधान को निचोड़ करके जो क्रीम बनी है उसको हम प्रस्तावना में समेट सकते हैं। तो बात आई कि प्रस्तावना की भूमिका कैसे आई, तो वहाँ कहाँ से लिया गया है। तो हम बात करते हैं प्रस्तावना में दो पहलू निकल के आते हैं। नंबर 1 प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो ली गई है वो हमारे अमेरिका से ली गई है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों चीज़ों में शायद आप फ़र्क समझ गए होंगे। अमेरिका से प्रस्तावना और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद जब हमारा संविधान तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया या पारित कर दिया गया। इसको भी आप समझ लेंगे, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया यानी अंगीकृत किया गया, जिसमें 15 ही आर्टिकल थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण थे, अधिकारों से संबंधित थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया। इसमें जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लागू करने और अंगीकृत करने में आपको फ़र्क समझ में आ गया है। आज जब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप उसी तरीके से अपने हिसाब से शब्दों को चयन करके और आंसर अपना चयन कर लेंगे। अब बात आती है कि प्रस्तावना में था क्या क्या। तो प्रस्तावना के पक्षों में अगर हम देखते हैं तो 3 प्रकार की चीज़ें हमको स्वरूप दिखाई देती हैं। नंबर 1 संविधान के स्रोत, और नंबर 2 स्वरूप, और नंबर 3 उद्देश्य। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं स्रोत की। तो स्रोत क्या थे। स्रोत किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सोर्स तो कोई होता है, तो उसके लिए सबसे पहले भारत की जनता है। तो भारत की जनता ही भारत के संविधान का स्रोत है। तो इसमें सबसे ऊंचा कौन है, भारत में सबसे ऊंचा कौन है। तो भारत में सबसे ऊंचा है वो संविधान है। लेकिन संविधान को शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हैं, संविधान को शक्तियाँ भारत की जनता से ही प्राप्त हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी सोर्स की। नंबर 2 बात करते थे स्वरूप की। तो स्वरूप की बात करते हैं। तो स्वरूप में हम अगर देखते हैं तो हमारे पास 3 संविधान में जितने शब्द हैं उनको सिलसिलेवार आपको जिक्र करते हैं। ये सब स्वरूप का निर्माण बताते हैं। जैसे पहला शब्द हम देखते हैं संपूर्ण प्रभुता संपन्न। इस शब्द को आप अच्छे से समझेंगे। संपूर्ण प्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि हम देशी और विदेशी नीतियों के रूप में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों नीतियों का निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इसे हम संप्रभु देश भी कहते हैं। अब दूसरा शब्द उसमें देखा जाता है समाजवादी। समाजवादी शब्द बहुत ही विस्तृत और ब्रॉड है। समाजवादी हमारे देश में जो शब्द है वो समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक एकता से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कार्ल मार्क्स को हम लेके चलते हैं तो इन्होंने
हिसाब से परिभाषा दी है। तो यूरोप में क्या था, कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि यूरोप में जो लोग संघर्ष करते हैं उनको समाजवादी में रखा जाता था, जबकि भारत में समाजवादी का दूसरा अर्थ है। यहाँ पर दूसरा अर्थ है कि हम लोग सामाजिक एकता के साथ रहें और जिसमें सबका समान हिस्सेदारी हो, इसे समाजवादी कहते हैं। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये हमारे प्रस्तावना में शब्द हैं। अगला शब्द देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक बात कहाँ से आती है कि जैसे लोकतंत्रात्मक क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ की जनता द्वारा जनता पर शासन। आपने देख लिया होगा अब्राहम लिंकन ने भी यही कहा था, जनता द्वारा चयनित और जनता पर शासन करना। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद आता है गणतंत्र। गणतंत्र और लोकतंत्र में ज़्यादातर लोगों को फ़र्क समझ में नहीं आता है, उसकी बात हम आपको स्पष्ट करते हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र में लगभग अर्थ एक जैसे होते हैं लेकिन भिन्नताएं भी हैं, वो हम आपको दोनों बताते हैं। लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन करती है, और गणतंत्र का फ़र्क मतलब ये होता है कि लोकतंत्र का एक मुखिया होगा, यानी वो गणतंत्र का एक मुखिया होगा और उसका चयन होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जहाँ पर पदों का चयन वंशानुगत नहीं होता है, ऐसे को गणतंत्र या रिपब्लिक कहते हैं। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि गणतंत्र और लोकतंत्र में फ़र्क है। गणतंत्र का मतलब सीधा होता है कि कोई पद या कोई भी सीमा अपनी वंशानुगत नहीं होती। इतने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं अगले की तरफ। प्रस्तावना में एक N.A. पालकी का भी आपने ना सुना होगा, उनकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक भाग रह गया है, उसको चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य, हमने सबसे पहले आपकी स्रोत की बात की, फिर उद्देश्य की बात की, स्वरूप की बात की। अब बात करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में सबसे पहले हम देखते हैं न्याय। प्रस्तावना में एक हमारा न्याय शब्द है। न्याय शब्द के 3 भाग होते हैं, नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 राजनीतिक। यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन 3 न्यायों में एक न्याय छोड़ दिया गया है, वो है धार्मिक न्याय। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी क्वेश्चन बनता है कि हमारी प्रस्तावना में कौन से न्याय की वकालत नहीं की गई है, तो आप बिना पूछे आप लगा सकते हैं कि धार्मिक न्याय की वकालत नहीं की गई है। यहाँ पर हमारी 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब है जिसको जितना हक है वो उतना उसको मिलना अनिवार्य है। तीसरी बात यहाँ पर करते हैं राजनीतिक न्याय। सभी को एक तरीके से राजनीतिक न्याय भी मिलना चाहिए। अगला शब्द मिलता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता होती है जिसमें खुद का व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति अपनी खुद का विकास कर सके। खुद का विकास का मतलब है कि उसे इतनी आज़ादी हो कि जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत रह करके वो कुछ भी काम करने के लिए आज़ाद है। नंबर 4 अगला शब्द देखते हैं समता। समता शब्द आपको शब्द से ही परिभाषा क्लियर दिख रही है, जिसका मतलब है समानता, यानी जिसमें सभी लोगों में समानता दिखाई दे, तो ऐसे को कहते हैं समानता। उसके बाद होती है व्यक्ति की गरिमा। जब हमारा देश लोकतंत्र से निर्माण बन गया है, गणतंत्र बन गया है, तो व्यक्ति को खुद के जीने की गरिमा भी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उसके बाद आती है राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता शब्द की परिभाषा को विस्तृत में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शब्द ही इतना अच्छा है कि राष्ट्र की एकता यानी पूरे देश को एक बनाए रखने के हमारे उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद बंधुता। बंधुता का मतलब है कि आपसी मेल जोल। ये आपसी मेल जोल बनाए रखने के लिए हम बंधुता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतनी तो बात हो गई हमारी प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, और एक और इसमें बात बताई थी कि उद्देश्य का क्यों कहा गया था। वो हमने आपको बताया कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जब एक जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था, जिस
उद्देश्य प्रस्तावना दिया गया था, वही उद्देश्य सीधा प्रस्तावना बन गया और उसी को हम उद्देश्य का भी कहते हैं। दोनों चीज़ें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले N.A. पाल्की का नाम जिक्र किया था। अब हम आपको N.A. पाल्की के पास ले चलते हैं। तो कौन थे ये N.A. पाल्की, इनकी चर्चा कर देते हैं। हुआ क्या था, N.A. पाल्की ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको एक परिचय पत्र कहा है। अब दूसरा नाम एक और हम लेते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगर हम इनका नाम करते हैं तो इन्होंने इस संविधान को क्या है, इन्होंने कहा है ये संविधान हमारे दीर्घकालीन सपनों का आधार है, दीर्घकालीन सपनों का आधार है। इसमें सीधी सी बात है, इसमें एक शब्द और बताते हैं, इस संविधान को हम कुंजी या आत्मा भी कहते हैं। आपने देखा होगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ आपको ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि अगर इसमें किसी वक्ता का नाम न दिया हो तो प्रस्तावना को ही आत्मा कहा जाएगा। यदि इसमें नाम दे दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो यहाँ पर सवाल आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम सवाल की बात करेंगे तो हम पहुँचेंगे अनुच्छेद 32, जिसका मतलब है, आपने अनुच्छेद 32 पढ़ा होगा, जिसका मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट में हमें बताया गया था 12 से लेकर के 35 तक में, जिसमें 32वां आर्टिकल है जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिखा है और पूछा जाए उन्होंने किसको आत्मा कहा है, तो हम कह देंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी सीधी सी बात है, अगर वक्ता का नाम नहीं दिया है तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, और वक्ता का नाम अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया है तो अनुच्छेद 32 है। अब बात करते हैं इसके बाद, इस प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है या नहीं। कई बार इस बात पे सवाल जवाब हुए हैं, तो आज हम आपको बता देते हैं कि बेरूवारी संघवाद सन 1960 में बात आई थी। बेरूवारी संघवाद के नाम से बताते हैं आपको। इस प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि संविधान जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन सा संघ याद रख लेंगे, बेरूवारी संघवाद। बेरूवारी संघवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था और ये कहा था इसे नहीं बदला जा सकता है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। गौर से देख लीजिएगा, बेरूवारी संघवाद 1960 में उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको कभी नहीं बदला जा सकता है। अब थोड़ा सा समय गुजार लेते हैं। 13 वर्ष गुजर जाने के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 की अगर हम चर्चा करते हैं तो कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे बदला जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक स्टार लगाकर एक कंडीशन लगा दी थी कि इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। तो हमारे पास 1960 से लेकर के 13 वर्ष हमने काट लिए थे, और 13 वर्ष के बाद जब 1973 में जब केशवानंद भारती वर्डिक्ट आया था तो उसमें ये बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब इस 13 साल में आखिर क्या क्या हुआ, उनको जरा हम हल्की सी बात बता देते हैं। तो 1960 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। 1964 के बाद गुलजारी लाल नंदा को अल्पकाली बना दिया गया, लेकिन समस्या ये थी कि अब किससे बनाया जाए प्रधानमंत्री। तो उनके 13 दिन के कार्यकाल के बाद उनको लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल बहुत ही कम समय के लिए रहा। वो उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हो गई थी।
उसके बाद यानी 64 तक जवाहरलाल नेहरू रहे और 64 के बाद गुलजारी लाल नंदा और गुलजारी लाल नंदा के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री आ गए। लाल बहादुर शास्त्री की जो मौत हो गई थी वो ताशकंद समझौते के तौर पर गए थे, वहाँ पर उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। वो उसके बाद 1966 के बाद नया जो थे गुलजारी लाल नंदा को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उसी दरमियान में इंदिरा गांधी का कार्यकाल आ गया। इंदिरा गांधी ने 1966 में अपने आप में कमान संभाल ली और 1966 से लेकर के 1976 तक लगातार शासन किया। उसी दरमियान में 1976 तक यानी उसे कह सकते हैं जब तक इमरजेंसी लगी थी, जब तक मोरारजी देसाई की सरकार नहीं आ गई थी, तब तक लगातार शासन करती रही थी। इसी दरमियान में 1973 में ये संविधान केशवानंद भारती का भी वर्डिक्ट आ गया था। अब यहाँ पर केशवानंद भारती के बाद हम ले चलते हैं 42 में संशोधन 1976 की तरफ। 42 में संशोधन 1976। अब देखिए 73 से लेके 76 पे पहुंच चुके हैं। 76 में हुआ क्या था कि 42वां संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी हम यहाँ से एक बात हमारी समझ में आई कि मूल संविधान में ये 3 शब्द नहीं थे, जो कि हमने आपको बीच में स्वरूप में पढ़ाए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष को भी एक बड़े विस्तार से कभी बताएंगे कि पंथ निरपेक्ष क्या है, आज उसको धर्म निरपेक्ष कैसे माना गया है। ठीक है, ये 3 शब्द उसमें जोड़ दिए गए थे। तो ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा संविधान था, वो बदलाव था। सबसे बड़ा जो बदलाव था 42 में संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी सरकार थी। इसके बाद इतना आज हमने आपको बताया है। इसमें हम समझते हैं कि आप अगर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर निकालेंगे तो काफ़ी निकल आएंगे। और आप हम लास्ट के समय में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना को हमको याद रखना चाहेगा। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं कि ये सभी आपको समझ में आएंगे। और इसकी एक और बात है कि इसका डिटेल वीडियो भी हमने बनाया है बोर्ड पे लिखने वाला, वो भी आप हमारा देख लेंगे तो पूरा आपको लिखित में मिल जाएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप कतई नहीं घबराइएगा, पॉलिटी आपकी जुबान पर होगी, संविधान आपकी जुबान पर होगा, दावा हमारा सिर्फ पढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।